हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो आप जैसे कि जानते हैं अवध यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर का क्लास अभी जो है 7 बजे होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इस्लामिक प्रथा यानी कि इस्लामिक ट्रेडिशन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी आप लोगों को इस्लामिक, वैदिक एंड बुद्धिज्म ये 3 पढ़ने हैं। तो आज हम इस्लामिक लाए हैं और इस्लामिक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास फ्रेंड्स। तो आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। अवध यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर का क्लास जो है प्रॉपरली चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज यहाँ पर दिया जाएगा। चलिए सबसे पहले तो ये है क्या, इसका मॉडर्न एजुकेशन में इस्लामिक ट्रेडिशन को किस तरह से हम ले सकते हैं। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनको वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शामिल करने से अत्यंत लाभप्रद परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इसमें। वर्तमान शिक्षा में धार्मिक और सांसारिक शिक्षा का समन्वय, शिक्षक और छात्रों का परस्पर मधुर संबंध, चरित्र निर्माण पर जोर, व्यावसायिक शिक्षा के प्रशिक्षण आदि को शामिल करके अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। मुस्लिम शिक्षा में शिक्षा के द्वारा सांसारिक वैभव की प्राप्ति पर जोर दिया जाता है। शिक्षा का यह उद्देश्य आज भी पूर्णतः प्रासंगिक प्रतीत होता है। देखिए मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में कुछ बहुत ऐसे एलिमेंट्स थे जिसको हम आज यूज कर सकते हैं। पहला, व्यवहारिक शिक्षा यानी कि प्रैक्टिकल जो है नॉलेज, जो हमारे व्यवहार में, जो हमारे बिहेवियर में, जो हमारे रियल लाइफ में यूज हो। धार्मिक व लौकिक शिक्षा का समन्वय, किस तरह से धार्मिक शिक्षा और रियल लाइफ से कनेक्शन करके हम दे सकते हैं वो। तीसरी चीज है शिक्षक और छात्रों के मध्य व्यक्तिगत संपर्क, शिक्षक की स्थिति में बढ़ोतरी, कुछ कक्षा नाभिकीय प्रणाली। तो ये सारी चीजों को जो है मॉडर्न एजुकेशन में मुस्लिम एजुकेशन से लिया जा सकता है। अब यहाँ पर है कि मुस्लिम एजुकेशन का जो है उद्देश्य क्या है, आदर्श क्या है, किस प्रिंसिपल पर जो है ये काम करता है मुस्लिम शिक्षा। सबसे पहला है ज्ञान का प्रसार, स्प्रेड ऑफ लर्निंग। मुस्लिम शिक्षा का पहला उद्देश्य इस्लाम धर्म के अनुयायियों में ज्ञान का प्रसार करना था, लर्निंग का जो है प्रसार करना था। मोहम्मद साहब ने ज्ञान को अमृत बताया था और कहा था कि ज्ञान ही निजाम अर्थात मुक्ति का साधन है। ज्ञान को पाकर ही व्यक्ति धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य में अंतर कर सकता है। अतः अपने अनुयायियों को मोहम्मद साहब का उपदेश था, दान में धन देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना कहीं अधिक अच्छा है। छात्रों के कलम की स्याही शहीदों के खून से भी अधिक पवित्र है। इस तरह से जो है इसमें शिक्षा दी गई थी कि किस तरह से एजुकेशन, ज्ञान जो है इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए, इंसान के लिए, एक व्यक्ति को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए। तो पहला था ज्ञान का प्रसार। दूसरा है इस्लाम धर्म का प्रसार। मुस्लिम शिक्षा का दूसरा उद्देश्य इस्लाम का प्रसार करना था। मुसलमान अपने धर्म का विस्तार करना अपना पवित्र कर्तव्य मानते हैं। उनका विश्वास है कि काफिरों से इस्लाम धर्म को अंगीकार करवाने वाला मुसलमान गाजी होता है। तो ये मुसलमान धर्म का जो है प्रचार करना था। इसके तहत इन विधियों में से एक विधि थी शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों को इस्लाम के सिद्धांत से अवगत कराना। एजुकेशन के द्वारा जो है, शिक्षा के द्वारा इस्लाम में क्या क्या सिद्धांत है, क्या प्रिंसिपल है, उनके बारे में बताना। तीसरा है मुस्लिम संस्कृति का प्रसार, स्प्रेड ऑफ मुस्लिम कल्चर। मुस्लिम संस्कृति थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा क्या, काफ़ी अलग है अगर हम कंपेयर करें हमारे हिंदू कल्चर से। तो मुस्लिम कल्चर का जो है प्रसार करने की भी बात इसमें की गई है और ऐसा किया गया था कि मुस्लिम कल्चर जो है इस तरीके से का उनका विस्तार हो। धार्मिकता का समावेश, इन्फ्यूजन ऑफ रिलीजियसनेस। मुस्लिम शिक्षा का चौथा उद्देश्य मुसलमानों में धार्मिकता का समावेश करना था। मजुमदार, राय चौधरी व दत्त के शब्दों में भारत में मुस्लिम राज्य धर्म राज्य था जिसका अस्तित्व सिद्धांत के रूप में धर्म की आवश्यकताओं के कारण उचित था। अब आइए बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन। मुस्लिम एजुकेशन में जो है प्राइमरी शिक्षा का क्या, किस तरह से इसमें नियम थे, किस तरह से विधियां थी, किस तरह से चलाया जाता था। तो देखिए शिक्षा संस्थाएं तो 2 थी, इसको याद रखिएगा।
प्राथमिक शिक्षा के मुख्य केंद्र मकतब थे। उनके अतिरिक्त खानकाहों और दरगाहों में भी प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। इन शिक्षा संस्थाओं में केवल मुसलमान बच्चे ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। देखिए, मुस्लिम शिक्षा का अगर हम बात करें तो इनका जो संस्था है दो था। पहला जो था आपका मकतब जिसमें की है प्राइमरी एजुकेशन दिया जाता था, और दूसरा जो था मदरसा में जो है आपको उच्च शिक्षा दी जाती थी। अब प्राइमरी एजुकेशन जो खानकाहों और मस्जिदों में भी दी जाती थी, क्योंकि ये जो एजुकेशन दिया जाता था जो मौलवी होते थे जो मस्जिद में रहते थे उन्हीं के द्वारा, तो ये शिक्षा मस्जिदों में और खानकाहों में भी दी जाती थी। तो पहला ये हुआ प्राथमिक शिक्षा के बारे में। प्रवेश एडमिशन कैसे होता था? जिस प्रकार वैदिक युग में उपनयन संस्कार के पश्चात और बौद्ध युग में पवज्जा संस्कार था, जैसे सब जगह पे जो अपना अपना नियम था, उपरांत बालक की शिक्षा आरंभ होती थी, उसी प्रकार मुस्लिम युग में बिस्मिल्लाह खानी, क्या बोलते हैं उसको, बिस्मिल्लाह खानी की एक रस्म के बाद बालक अपनी शिक्षा आरंभ करता था। यह रस्म उस समय आरंभ होती थी जब बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का हो। वाह, देखिए कितने, यह है 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था तब। इस रस्म के समय बालक के लगभग सभी संबंधी उपस्थित रहते थे और वह नए वस्त्र धारण करके मौलवी साहब के समक्ष उपस्थित होता था। मौलवी साहब कुरान शरीफ की आयतें पढ़ते थे और बालक से उनको दोहराते थे। यदि बालक उनको दोहराने में असमर्थ होता था तो केवल उसके द्वारा बिस्मिल्लाह कहा जाना ही पर्याप्त समझा जाता था, इसीलिए इसको बिस्मिल्लाह खानी का नाम दिया गया था। इस प्रकार बालक की प्राथमिक शिक्षा का श्री गणेश होता था। डॉक्टर FEKE के अनुसार सभी मुसलमान बालकों से प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने की आशा की जाती थी ताकि वे अपने प्रतिदिन के धार्मिक कार्यों से संबंधित कुरान की आयतों का स्मरण कर ले। तो ये सभी से ये उम्मीद की जाती थी। तीसरा है पाठ्यक्रम। मकतबों का पाठ्यक्रम विभिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न था। साधारणतया बालकों को पढ़ने लिखने और साधारण अंक गणित की शिक्षा दी जाती थी। उनको सबसे पहले वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था और उसके पश्चात कुरान की कुछ आयतें कंठस्थ कराई जाती थी। बालक के लिए उनका अर्थ समझना आवश्यक नहीं था, पर उनका शुद्ध उच्चारण करना अनिवार्य था। उसके पश्चात बालक को लिखना सिखाया जाता था। जब बालक को पढ़ने और लिखने का पर्याप्त ज्ञान हो जाता था तब उसे व्याकरण और फारसी भाषा की शिक्षा दी जाती थी। व्यवहारिक शिक्षा के अंतर्गत बातचीत करने के ढंग, सुंदर लेख, पत्र लेखन, अजीर्णनवीसी की प्रमुख स्थान था। शिक्षण विधि, कौन कौन से टीचिंग मेथड यूज किए जाते थे? मकतबों में शिक्षण विधि मौखिक और प्रत्यक्ष थी। मौखिक ही ज्यादा होता था, जो मौलवी बोलते थे वही उनको दोहराना होता था। बालक को शुद्ध उच्चारण का ज्ञान हो जाने के बाद कलमा और कुरान की कुछ आयतें कंठस्थ करनी पड़ती थी। कक्षा के सब बालक उच्च स्वर में एक साथ बोलकर पहाड़े रटते थे। मौलवी साहब नया पाठ तभी पढ़ाते थे जब बालकों को पिछला पाठ कंठस्थ हो जाता था। इस प्रकार कंठस्थ करना शिक्षण नीति का मुख्य तत्व था, यानी कि लर्न करना। बालक द्वारा लिखने के लिए लकड़ी की तख्ती का प्रयोग किया जाता था। वह उस मोटे सरकंडे की कलम से लिखने का अभ्यास करता था। जब उसे लिखने का कुछ अभ्यास हो जाता था तब वो पतले कलम से कागज पर लिखता था। तो इस तरह से जो है शिक्षण विधि यूज की जाती थी मुस्लिम एजुकेशन में। ये तो अब प्राइमरी का था। अब हम बात करेंगे उच्च शिक्षा की, हायर एजुकेशन का क्या हाल था। शिक्षा संस्थाएं, जैसे मैंने आपको बताया ही कि ये मदरसे में दी जाती थी। ये शिक्षा जो दी जाती थी हायर एजुकेशन वो मदरसे में था। बालक अपनी प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने के पश्चात उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए मदरसे में प्रवेश करता था। उसे प्रवेश के समय कोई संस्कार संपन्न नहीं करना पड़ता था। उच्च शिक्षा के केंद्र संपूर्ण देश में बिखरे हुए थे। इनमें आगरा, दिल्ली, लाहौर, सुल्तान, अजमेर, लखनऊ, सियालकोट और मुर्शिदाबाद के मदरसों ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ख्याति अर्जित की थी। इसलिए बुखारा, अफगानिस्तान और अन्य मुस्लिम देशों के छात्र उनमें ज्ञान का अर्जन करने के लिए आते थे। दूसरा है पाठ्यक्रम, यानी कि करिकुलम। उच्च शिक्षा की अवधि जो है, हायर एजुकेशन का जो अवधि जो था, जो टाइम था 10 से 12 साल का होता था। इसमें किस तरह की शिक्षा दी जाती है? इसमें 2 तरह की शिक्षा दी जाती है। एक तो धार्मिक शिक्षा।
धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत छात्र को कुरान की आयतें कंठस्थ करनी पड़ती थी और उनका सूक्ष्म और आलोचनात्मक अध्ययन करना पड़ता था, मतलब कि उनका मतलब और अर्थ भी समझना पड़ता था। अब प्राइमरी में तो ये नहीं था, प्राइमरी में सिर्फ लर्न करना था, लेकिन अब इसका मतलब भी उस शिक्षा में समझना पड़ता था। इसके अतिरिक्त उसे सूफी सिद्धांतों एवं इस्लामी इतिहास, कानून, सिद्धांतों और परंपराओं का अध्ययन करना पड़ता था। लौकिक शिक्षा दूसरा, पहला तो हो गया धार्मिक, दूसरा लौकिक शिक्षा। लौकिक शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को निम्नलिखित विषयों की शिक्षा दी जाती थी। लौकिक शिक्षा का मतलब हुआ कि जो रियल लाइफ से कनेक्ट करने वाला शिक्षा हो, जिसका जो रियल लाइफ में वो यूज कर पाए वैसा। तो इसमें क्या क्या थे, तो इसमें अरबी और फारसी भाषाओं का साहित्य था, व्याकरण था, कृषि, गणित, भूगोल, कानून, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, दर्शन शास्त्र, यूनानी चिकित्सा, ये सारी चीजें थी। ठीक है, अब है यहाँ पे शिक्षण विधि। कौन सा शिक्षण विधि उच्च शिक्षा में यूज होता था? मदरसे में शिक्षण विधि मौखिक थी और छात्रों को शिक्षा देने के लिए अध्यापक भाषण विधि का प्रयोग करते थे, लेक्चर मेथड। कक्षा नायकीय पद्धति यानी कि मॉनिटोरियल सिस्टम का पर्याप्त प्रचलन था। धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र और राजनीति शास्त्र के शिक्षण में तर्क विधि का मुख्य स्थान था। संगीत, हस्तकला और चित्रकला, चिकित्सा शास्त्र आदि विषयों की शिक्षा में व्यवहारिक कार्य की समुचित व्यवस्था थी। छात्रों को स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, उनकी कठिनाइयों का अध्यापकों के द्वारा निराकरण किया जाता था। अब देखेंगे शिक्षा संस्थाओं के प्रकार। कितने तरह के शिक्षा संस्थाएं, जैसे अभी मैंने आपको बताया मकतब, और फिर उसके बाद से मदरसा, खानका, ये सब चीजें थी। दो ही मेन था, पहला था मकतब जिसमें कि प्राइमरी शिक्षा दी जाती थी, जिसमें बच्चों को जो है उनके धर्म के बारे में शिक्षा मिलती थी, उनको जो है इजी जो है गणित की शिक्षा मिलती थी, उनको इस तरह से जो है शिक्षा दी जाती थी। आइए देखते हैं मकतब। मकतब शब्द की उत्पत्ति अरबी के कुतुब शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है उसने लिखा। उर्दू भाषा में कुतुब शब्द किताब का बहुवचन है। इस प्रकार मकतब वह स्थान है जहां बालकों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे और साधारणतः किसी मस्जिद से संबद्ध होते थे, वहीं पे सटे हुए रहते थे मकतब। कहीं कहीं मौलवी लोग व्यक्तिगत रूप से अपने घरों या अन्य सुविधाजनक स्थानों पर मकतब चलाते थे। मकतब में जो है मौलवी लोगों को ही शिक्षा देते थे, जो मौलवी रहते थे मस्जिद में वही देते थे। मकतब में जो है मुसलमानों के साथ अन्य हिंदू बालक भी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, परंतु मकतबों की संख्या इतनी कम थी कि सब बालकों की प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता पूर्ण नहीं हो पाती थी। दूसरा है खानका। खानका प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र थे, ये भी प्राइमरी से ही रिलेट है। इनमें केवल मुसलमान बालक ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। इनका व्यय दान में प्राप्त होने वाले धन से चलता था, जो दान में धन मिलता था उससे ये चलता था। दरगाहें, खानकाहों की भांति दरगाह भी प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। इनकी स्थिति बहुत कुछ खानकाहों के समान थी, मतलब खानका, दरगाह ये प्राइमरी शिक्षा के लिए ही है, और ये जो है डोनेशन पे चलने वाला है, जो दान के द्वारा चलने वाला है। कुरान स्कूल, इन स्कूलों में केवल कुरान की शिक्षा दी जाती थी। इनका वर्णन करते हुए डी लॉफॉस ने लिखा है, कुरान स्कूल साधारणतः किसी मस्जिद से सटे हुए होते थे। इनमें छात्रों को पहले अरबी लिपि का ज्ञान कराया जाता था, फिर कुरान की आयतें कंठस्थ कराई जाती थी। तो ये कुरान हुआ। फिर है फारसी के स्कूल, तो इसमें फारसी भाषा का शिक्षा दी जाती थी, समझ ही गए होंगे आप। फिर है फारसी व कुरान के स्कूल, तो इसमें दोनों भाषाओं की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, एक इसमें नहीं आया, मकतब आया, फिर खानका, दरगाह, कुरान स्कूल। एक और इसमें लिखिएगा 7 नंबर पे, जो मेन था वो तो दिया ही नहीं है इसमें, मदरसा। ठीक है, यहाँ पे एक और आएगा मदरसा। मदरसा हाई स्कूल के लिए होता था। मदरसा जो है उच्च शिक्षा के लिए होता था। यहाँ पे हायर एजुकेशन जो है बच्चों को दिया जाता था, उच्च शिक्षा की इसमें व्यवस्था की जाती थी, जिससे कि बच्चों को जिसमें इसका एक दो मैं ये बता दूं आप लोगों को। इसमें क्या होता था,
जैसे कि प्राथमिक शिक्षा जो होती थी उसमें मौलवी ही सभी सब्जेक्ट के बारे में बताते थे, मतलब थोड़ा सा मैथ्स बता दिया, फिर उसके बाद कुरान की आयत, ये सब कुछ जो बताना तो होता था मौलवी बताते थे। लेकिन उच्च शिक्षा में क्या होता था कि हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर होते थे, जैसे हिंदी पढ़ाना है या फिर बोले तो मैथ्स पढ़ाना है, संस्कृत हिस्ट्री पढ़ाना है, ये सब के लिए अलग अलग टीचर होते थे। उस पर्टिकुलर जो है टीचर उसको लेकर के होते थे, और ये शिक्षा जो है मदरसों में दी जाती थी। जहाँ तक मकतब की बात है, मकतब जो है वो मस्जिद से सटे हुए ही रखा जाता था, क्योंकि मौलवी को ही पढ़ाना है तो मौलवी वहाँ पे अपने अजान पढ़ करके फिर आकर के वहाँ पे शिक्षा देते थे। मदरसों के लिए स्पेशल टीचर की जो है रिक्रूटमेंट किया जाता था, जो कि शिक्षा देते थे। तो यहाँ पे हायर लेवल का जो है एजुकेशन दिया जाता था। इसमें आप यहाँ से भी अगर आपको मदरसे के बारे में लिखना है तो यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि ये मदरसे में शिक्षा दी जाती थी उच्च शिक्षा से, और ये जो है 10 से 12 साल की शिक्षा इसमें दी जाती थी। हायर एजुकेशन कितने साल का होता था? 10 से 12 साल। तो ये शिक्षा यहाँ से मिलती थी। ठीक है, ये आपका हो गया शिक्षा संस्था के प्रकार। ये 7 नंबर इसमें नहीं दिया था, प्लीज़ इसको लिख के एक्सप्लेन कर लीजिएगा। अब आइए इंग्लिश में देखते हैं। इस्लामिक फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, इस्लाम इज़ अ रिलीजन फॉर मैनकाइंड, ये जिस तरह से इनका डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, फिर आइए मैन हैज़ इंटेलिजेंस, और ये सब इस्लाम को लेकर। फिर है फीचर्स ऑफ इस्लाम, फिर एजुकेशन से रिलेट करेंगे। इस्लामिक एजुकेशन इन रिलेशन टू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन, किस तरह से एजुकेशन से रिलेट है, उद्देश्य इसके क्या थे। फिर नेचर ऑफ एलिमेंट्री एंड हायर एजुकेशन, प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन का क्या था, मकतब एंड प्राइमरी एजुकेशन के बारे में। फिर मदरसा एंड हायर एजुकेशन, मदरसा क्या में जो है हायर एजुकेशन होता था, और मकतब में जो है प्राइमरी एजुकेशन होता था। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है जो हायर एजुकेशन 10 से 20 साल का है, मदरसा में दिया जाता था। ठीक है, ये आपके हो गए इंग्लिश के। तो हिंदी एंड इंग्लिश के आप लोगों के नोट्स, जो आज का हमारा इस्लामिक ट्रेडिशन है, इस्लामिक एजुकेशन है, उसको कंप्लीट किया हमने। अब हम कल आप लोगों को एक पढ़ाएंगे वैदिक एजुकेशन, और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट यूनिट में एंट्री लेंगे और नेक्स्ट यूनिट करेंगे। इस यूनिट में आपको 3 ही टॉपिक था। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे।